देखो, चाइना और भारत दोनों आजाद हुए, लेकिन अगर आप नक्शा मुलाहिजा करें, नक्शा देखें, तो इधर चीन और ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये अरुणाचल प्रदेश, राइट, ईस्ट में। अब जो सीमा समझना यहां पे, ये चीन है, चीन की सीमा मैंने अभी पहले बताया 3500 किलोमीटर साझा करती है इंडिया से। किससे? इंडिया के बॉर्डर सीमा से लगती है 3500 किलोमीटर की सीमा चाइना की, राइट। इसी के साथ अब एक चीज का और ध्यान देना, इसी के साथ यहां पर जब भारत भी आजाद हुआ 1947 में और चाइना आजाद हुआ 1949 में, दो फ्री देश बन गए। अब क्या हुआ, भारत और चीन के बीच में एक छोटा सा राज्य था या छोटा सा देश कह लें, देश था जिसका नाम था तिब्बत। नाम आपको पता होगा, ये तिब्बत का भी मामला न्यूज में आता रहता है, आप न्यूज सुनते होंगे तो आपको पता होगा। ये तिब्बत भी क्या था, चीन और भारत के बीच में, ऐसे समझो, ये भारत है, ये चीन है, और चीन के बीच में ये छोटा सा एक स्टेट है या राज्य कह लें या देश कह लें, जिसका नाम क्या है, तिब्बत है। अब इस तिब्बत की सीमा भारत से भी लगती है और चाइना से भी लगती है। किसकी? भारत से भी लगती है और चाइना से भी लगती है। किसकी सीमा? तिब्बत की सीमा। और तिब्बत की सीमा चाइना से लगने की वजह से चाइना क्या करता है, इस पे अपना अधिकार करना चाहता है, अपना अधिकार करना चाहता है। यह कहता है कि तिब्बत हमारा है। कौन? चाइना। लेकिन मजे की बात क्या है कि तिब्बत के जो गुरु थे, बौद्धिस्ट गुरु, माने जाने गुरु, जिनका नाम दलाई लामा था, उन्होंने भारत की ओर रुख किया और वो चाहते थे, उनकी मनसा भी थी कि वो भारत में आके मिल जाएं, भारत उनको प्रोटेक्ट करे, भारत उनकी मदद करे। वो साम्यवादी नीति से एकदम खिलाफ थे, विरोध में थे। कहने का मतलब था, इस तिब्बत और चीन के बीच में 36 का आंकड़ा था। तिब्बत चीन को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था, लेकिन चाइना क्या करता था, चाइना तिब्बत को अपना बताता था। अभी इतना कर रहा है चाइना, सिर्फ कह रहा है अपना है, मेरा है। और वहां के जो गुरु हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बतौर मुलाकात भी की कि चाइना हम पर नजरें गड़ाए हुए है, उसकी नीयत साफ नहीं है, वो अपनी साम्यवादी विचारधारा हम पर थोपना चाहता है। लेकिन हमारे देश के लोग, मतलब तिब्बत के लोग और तिब्बत के जो मतलब व्यवस्था है, वो लोग चाहती है कि हम चाइना को छोड़कर भारत की तरफ रुख करें और भारत की तरफ आए और भारत हमें इसके बदले प्रोटेक्ट करे। हम भारत का पूरा सम्मान करते हैं और भारत की तरफ हमारा रुख है, नजरिया है और दृष्टिकोण है। कौन बोल रहा है? तिब्बत। अब तिब्बत और चाइना के बीच में बन नहीं रही है, लेकिन चाइना जबरदस्ती तिब्बत पर को अपना बता रहा है और इधर तिब्बत किसकी तरफ रुख कर रहा है? भारत की तरफ। तिब्बत भारत की तरफ जाना चाहता है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो आप ये जान लीजिए, तिब्बत और चाइना 36 का आंकड़ा तो था ही, लेकिन 1949 में जब 1949 में जब ये चीन 1949 में फ्री होता है ना, तो एक काम होता है, समझो इधर देखो, ये चीन, ठीक है, चीन का मामला समझो। चीन 1949 में आजाद हुआ, फ्री हुआ, हाँ हो गया। साम्यवादी देश बना लिया, हाँ बना लिया। उस राह पर चल रहा है, उस विचार पर चल रहा है, हाँ चल रहा है। दूसरा काम क्या करता है, 1950 आजादी के 1 साल बाद ये क्या करता है, तिब्बत पर क्या करता है, अटैक कर देता है। चीन ने क्या किया, तिब्बत पर अटैक कर दिया। और तिब्बत पर अटैक करने के बाद जब इन्होंने तिब्बत पर अटैक किया, अरे इधर मैं नक्शा बना के समझाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो ऐसे, ये समझो तिब्बत है, ठीक है, एक स्टेट है जिसका नाम है तिब्बत।
तिब्बत पर ये चीन ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ऐसे अटैक कर दिया। चीन ने तिब्बत पर क्या किया, अटैक कर दिया और तिब्बत को अपना राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, तिब्बत को अपना राज्य किसने घोषित कर दिया, चाइना ने। चाइना बोलता है कि तिब्बत हमारा है। अटैक किया था कब, डेट यहां पे याद रखना, 1950 में। इतना कुछ हुआ। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर जब अटैक कर दिया तो तिब्बत पर अटैक करके तिब्बत को अपना राज्य घोषित कर देता है कि नहीं, ये मेरा राज्य है। फिर वहां के दलाई लामा आते हैं भारत, और आने के बाद जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन उसके बदले में मैंने आपको इससे पहले समझा दिया कि भारत की स्थिति बहुत जर्जर थी। ब्रिटिश क्राउन ने बहुत लूटा था, एकदम बगैर कपड़ों के भारत को छोड़ के चले गए थे। भारत के बदन पर कपड़े नहीं थे। अभी जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, भारत को कपड़े पहनाने में लगे हैं, मतलब भारत की स्थिति सुधारने में लगे हैं। देशी रियासतें बिखरी हुई है, देश का बंटवारा एक हो गया है, पूर्वी बंगाल का और पश्चिमी बंगाल का, मतलब देश का बंटवारा हो गया है। कुछ रियासतें हैं जो विद्रोह कर रही हैं, कुछ रियासतें हैं जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं, कुछ लोग हैं जो भाषा के आधार पर राज्य का गठन की बात कर रहे हैं। तो भारत जो है उस समय बहुत जर्जर था। तो जब दलाई लामा आए थे, फिर लौट कर आए थे, करीब ज्यादा डेट नहीं, 1950, और 1950 में क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने राष्ट्र के बारे में सोचा कि अभी हमारा राष्ट्र जरूरी है, हमारा राष्ट्र जरूरी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। और चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर अटैक कर लिया। अब मुश्किलें किसकी बढ़ने वाली है, इधर समझो। चीन यहां पर है, तिब्बत यहां पर है, भारत यहां पर है। अब जब चीन यहां पर आके बैठ गया, कहां पर, तिब्बत पर चीन आके बैठ गया तो भारत आ गया टेंशन में। भारत क्या हुआ, भारत प्रभावित हुआ। बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अब खतरा किसके लिए हो गया, खतरा भारत के लिए बढ़ गया। ठीक है, खतरा भारत के लिए बढ़ गया। कब, जब तिब्बत पर चीन ने अटैक करके चीन से तिब्बत पे आके बैठ गया, और वो तिब्बत जो है वो करीब है भारत के, और जब भारत तिब्बत पे आके बैठा तो भारत का खतरा बढ़ गया, मुश्किलें बढ़ गई। तो अब क्या करेगी सरकार, अभी आगे समझते हैं इसको मिटाने के बाद। इतना सारा मामला समझ में आया आपको, क्लियर है। लेकिन अब क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी वल्लभ भाई पटेल ने। कहा, क्या कहा चिट्ठी में, कहा कि चाइना का जो नजरिया है ना, पहली चीज उन्होंने उनकी बेइज्जती की। चाइना विश्वासघाती है, धोखेबाज है। चाइना की जो नजर है ना, अब असम पर पड़ रही है। उसकी नजर असम पर गड़ाए हुए है अपनी नजर, और जितना जल्दी हो सके हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इस संबंध में समाधान करें, समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके करें। किसने लिखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लिखते हैं यहां पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल ने क्या लिखी, चिट्ठी। किसको लिखी, जवाहरलाल नेहरू को। अब जब जवाहरलाल नेहरू को इतने बड़े लीडर चिट्ठी लिख रहे हैं तो समस्या बड़ी होगी। ठीक है, तो 1952 में, कब, 1952 में किसकी, भारत और चाइना, भारत और चाइना के बीच में एक होती है मीटिंग। क्या होती है, मीटिंग। भारत और चाइना के बीच में होती है एक मीटिंग। क्या होती है, एक मीटिंग। इसमें चाइना और भारत दोनों होते हैं शामिल इस मीटिंग में। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मीटिंग को इसलिए रखा था ताकि जवाहरलाल नेहरू जान सकें
कि अब चाइना के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, चाइना के मन में क्या है, वो सोच क्या रहा है। किसने? भारत के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा। लेकिन चाइना के देखो, चाइना जो है ये भारत की हर मामले से, जो भारत बोल रहा है कि आपकी सीमा ये है, ये है, वे है, ठीक है, आप यहां तक रहेंगे, तो चीन जो है भारत की बात से सहमत था। क्या था? सहमत था, सहमत था। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम ने, जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के सामने जो भी शर्त रखी थी, ये शर्त को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। कौन? चाइना। एक्सेप्ट कर लिया। 1952 में जो भी बात रखी गई थी उस बात को चाइना मान लेता है। किसके द्वारा रखी गई थी? पीएम नेहरू के द्वारा। लेकिन चाइना की इसके पीछे क्या थी? चुप्पी थी। ये खामोश था, चुप था, खामोश था, मतलब मन में इसके चोर था। अभी यहां पर 1952 की मीटिंग में सारी बात मान लिया, ओरली बात हो रही है, मुंह से बात हो रही है, ठीक है, सारी बात मान ली। लेकिन चाइना ने अपना सबूत भी दे दिया कि मैं सहमत हूं, और इसी के धोखे में आ गए। कौन? पीएम नेहरू धोखे में आ गए। इसी वजह से कहा जाता है कि पीएम नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, अब पीएम नेहरू ने जब उनसे जुबान से कहा, चाइना से, कि आपकी सीमा ये है, आप इस दायरे में रहिए, आप हमारे मामले में इंटरफेयर ना कीजिए, आपका ये मामला है, आपका ये सीमा है, आप हमारे मामले में इंटरफेयर ना कीजिए, मैं आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, दोनों आर्थिक विकास के साथ 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 चलेंगे, दोनों शांतिपूर्वक अपना विकास करेंगे। जो बात ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, वो बात चाइना मान ले रहा है। लेकिन चाइना के मन में चोर था, ये जानता था कि मुझे कुछ करना है आगे। ठीक है, और जब इन्होंने जुबान से बोला जवाहरलाल नेहरू ने, तो चाइना ने इसको मान लिया। लेकिन फिर जब ये संसद गए नेहरू जी, तो लोगों ने कहा कि आप तो जुबान से बोलकर चले आए हैं, कल को माने या ना माने फिर अटैक कर देगा। अभी तिब्बत पे आके बैठा है, कल को आके अटैक कर देगा इंडिया पे। और उस समय इंडिया परमाणु संपन्न नहीं था, पाकिस्तान था, आजाद पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान पहले परमाणु संपन्न बन गया था, लेकिन इंडिया परमाणु संपन्न देश नहीं था। तो जब इनका विरोध संसद में हुआ, किनका? जवाहरलाल नेहरू का। आपने जुबान से सिर्फ कहलवाया है, जुबान से उनसे सहमति ली है, लेकिन बाद में क्या करेगा? वो विद्रोह कर देगा, तो आप क्या करोगे? अब तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा कि मैं फिर क्या करूं, इसका कोई उपाय बताइए। कहां पर कह रहे हैं? संसद में। तो संसद में प्राइम मिनिस्टर नेहरू के सामने वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि आप बकायदा लोगों के सामने एक पेपर पर सिग्नेचर ले लीजिए, हस्ताक्षर करवा लीजिए चाइना से। अगर चाइना हस्ताक्षर कर देता है तो मैं मान लूंगा कि चाइना ने सहमति जताई है, चाइना हमारी बातों से सहमत है। तो 1952 के बाद फिर एक डेट आती है 1954। कब? 29 अप्रैल। देखो 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को फिर चाइना को बुलाया जाता है और चाइना से कहा जाता है कि आपने जो सहमति जुबान से दी है, जो बात आपने जुबान से बोली है, वो चीज आप क्या कीजिए, इस लिखे गए पेपर पर साइन करके कह दीजिए, मैं आपको मान लूंगा। और यही धोखा था, इसी के साथ इन्होंने, चाइना ने क्या किया? धोखा दिया। और जब 1954 में चाइना क्या करता है? चाइना, सर जगह नहीं है, जगह नहीं है, इधर लिखते हैं। उन्नीस सौ चौवन में चाइना, देखो 1954 में चाइना और इंडिया, इन दोनों ने क्या किया? एक समझौते पर, जो समझौता हुआ था 1952 में, ओरली जुबान से, जब विरोध होने के बाद संसद में, उन्होंने क्या किया? उस समझौते के कागज पर उतारा और बतौर लिखित
उस कागज पर सिग्नेचर कराया। कल को चाइना विद्रोह करेगा तो कागज थमा देंगे उनको। ले देखो, आपने आपके प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे सरकार वहां पे बदलती है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, राष्ट्रपति ने क्या किया था, सहमति व्यक्त की थी, ये सिग्नेचर है उनका। तो उन्होंने क्या किया, उस सहमति पर, किस पर, सहमति पर, सहमति पर क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया। किसने, चाइना ने भी सहमति पर हस्ताक्षर किया और इंडिया ने भी सहमति पर क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया। जब दोनों लोग हस्ताक्षर करते हैं, अब जो सहमति व्यक्त हुई थी, जो सहमति हुई थी, उसी सहमति को कहा जाता है पंचशील। क्यों, क्योंकि उस सहमति में 5 मूल बातों पर ध्यान दिया गया था, 5 बातें शामिल थी। अभी हम आपको सामने से बताते हैं। पंचशील समझौता क्यों होता है, क्योंकि उसमें 5 चीज इंडिया और चाइना के बीच में समझौता हुआ था, जिस वजह से उसको पंचशील समझौता कहा जाता है। क्या, पंचशील समझौता, राइट। अब समझ में आया पूरा मामला क्या है, तिब्बत का मामला। और उसके बाद अभी इंडिया अपने पैर पर खड़ा नहीं है पूरी तरीके से। ये तो बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चिट्ठी लिख के जवाहरलाल नेहरू को जताया कि समस्या बड़ी है, वो तिब्बत के बाद अब असम पर नजर गड़ाए हुए है चाइना, कुछ कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में ओरली जुबान से मीटिंग करा के चाइना के दिल की बात जाननी चाहिए, लेकिन चाइना क्या करता है, हर बात में लब्बैक बोलता है, हर बात में कहता है कि मैं मानने के लिए तैयार हूं जो आप कहें। किससे, इंडिया से। लेकिन नेहरू का क्या होता है, विरोध होता है संसद में। कहा कि आप वो जुबान से कह के चले आए, आप कल को वो क्या करता है, असम पर अटैक कर देगा, क्योंकि लिखा पढ़ी तो कहीं हुआ नहीं है। आप क्या कीजिए, बतौर कागज पर एक लिखवा लीजिए। तो 1954 में 29 अप्रैल, डेट क्या थी, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को चाइना और इंडिया फिर से उसी सहमति पर जो जुबान से हुई थी, उस एक कागज पर लिखा जाता है, जिसमें 5 मूल बातों पर ध्यान दिया जाता है इस समझौते में। और उस समझौते को पंचशील समझौता कहा जाता है। अब जब पंचशील समझौता हो गया तो चाइना और इंडिया के बीच जो सीमा से संबंधित विवाद थे वो कम हो गए और व्यापारिक ट्रेड वगैरह सिस्टम जो था वो अच्छे से चलने लगा, तो काफी कम हो गए। अब जब पंचशील समझौता हो गया तो पंचशील समझौता को अब तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू की भूल कहा जाता है कि सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन जब पंचशील समझौता हुआ था, आप इतिहास उठा के देखिए, उस समय एक नारा गूंजा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, अब हम भाई भाई रहेंगे। लेकिन वो चीनी कभी भाई नहीं हो सके थे। वो समझौता किया था, लेकिन इसके पीछे उनकी क्या थी, एक बहुत बड़ी रणनीति थी, एक बहुत बड़ा चोर उनके दिल में छुपा था। वो सही मौके की तलाश में थे। कौन, चाइना। पंचशील समझौता हुआ, लेकिन यही वजह थी, जब पंचशील समझौता हुआ था तो पंचशील समझौता होने के बाद हर जगह प्राइम मिनिस्टर नेहरू की वाहवाही हो रही थी, बहुत अच्छा काम हुआ था, बहुत अच्छा काम हुआ था। मतलब हिंदी और चीनी गले मिल रहे थे, वो तो छोटे छोटे होते हैं, गले मिल रहे थे और बीच में से दबा जाते थे। मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा काम हुआ था, बहुत प्रशंसा हुई, बहुत प्रशंसा हुई। लेकिन वो सही समय की तलाश में था। और यही पंचशील समझौते को वो जब इसके वैलिडिटी, अभी एक मैं इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने इसको, जहां से मैंने पढ़ा है या जहां से मैंने इसको पढ़ा रहा हूं या जहां से मैंने इसको स्टडी किया है, वो पूरा आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको पढ़ लें। तो पंचशील समझौता जैसे ही इसकी वैलिडिटी खत्म होती है ना 8 साल बाद, तो 1962 में, याद है 1962 में चाइना क्या करता है, चाइना इंडिया पर अटैक कर देता है। देख रहे हैं आप, क्या करता है, अटैक कर देता है। 1962 में चाइना इंडिया पर अटैक कर देता है पंचशील समझौते को खत्म होने के बाद। अब चाइना के मन में यही छुपा था, जब हम संपन्न हो जाएंगे, शक्ति संपन्न हो जाएंगे, तो इंडिया पर तो अटैक करेंगे ही करेंगे। ये बात समझ में आई। और हिंदी चीनी भाई, और जब से ये 1962 का अटैक हुआ, तब से प्राइम मिनिस्टर नेहरू की क्या होने लगी, किरकिरी होने लगी। कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने पंचशील समझौते में चाइना को समझ नहीं सका।
आप वीडियोस देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा, ये तो हर जगह मान जा रहा था, यहां भी मान गया, यहां भी मान गया। कोई भी होता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो किस हिसाब से मानता? कोई किसी के दिल में तो घुसा नहीं है, उसके मन में चल क्या रहा है। और खैर 1962 में क्या हुआ था? 1962 में ये हुआ था कि इस वार में, चाइना और इंडिया के वार में, इंडिया बहुत बुरी तरीके से हार गया था, बहुत बुरी तरीके से हार गया था। तो ये है पूरा मामला पंचशील समझौते का।